नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक कंपनी ने पूरे भारत में बीजेपी शासित राज्यों में कोयला पावर टेंडरों का सफाया कर दिया है। अडानी ग्रुप के 25 सालों में 13,27,000 करोड़ रुपए कमाने का सौदा फाइनल कर लिया है। 2014 के बाद पहली बार लॉन्ग टर्म कोयला पावर कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हैं और ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों ने टेंडर निकाले हैं। नतीजा, अडानी ने लगभग सारे टेंडर झटक लिए। महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो या बिहार, जहां बीजेपी की सरकार वहां अडानी का राज। कुछ राज्यों में तो टेंडर शर्तें ही अडानी के लिए टेलर मेड कर दी गई, यानी कि विपक्षी राज्यों में ये ना तो अडानी ने बोली ही लगाई और ना वो पीछे हटे। 13,27,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आता। राज्य सरकारें 25 साल तक बिजली खरीदने के लिए बंधी रहेंगी। जनता पर बोझ पड़ेगा, लेकिन अडानी का खजाना तो भरता जाएगा, क्योंकि ये मयोज संयोग है, प्रयोग है या सिस्टम में कुछ और ही चल रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस खुलासे वाली रिपोर्ट में हम खोलकर रखेंगे सारी पोल। बीजेपी राज्यों में अडानी का सुपरहिट रन, टेलर मेड टेंडर, ग्रीन इशू ऑप्शन का खेल और 80 से 95 गीगावाट का नया कोयला साम्राज्य। अडानी का जवाब भी सुनेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत की बिजली और कोयले का भविष्य किसके हाथ में जा रहा है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, यह आपके बिजली बिल, टैक्स और देश की ऊर्जा सुरक्षा की कहानी है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। सिद्धार्थ एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नमस्कार। आज शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने बीजेपी शासित राज्यों में लगभग लॉन्ग टर्म कोयला पावर टेंडर झटक लिए हैं और अगले 25 साल में 13,27,000 करोड़ कमाने जाने हैं। यानी कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट जो है अगले 25 साल तक चलेंगे। क्या ये महज एक कंपनी की बिजनेस सक्सेस है या सिस्टम में कुछ और ही चल रहा है? विकसित भारत में क्या अदानी और अंबानी ही रह जाएंगे, बाकी सब उनके लिए काम करेंगे? आपका क्या कहना है इस पर, सिद्धार्थ जी? देखिए, होता यह है आतमजीत जी की दुनिया भर में बहुत सारी सभ्यताएं हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता और पैसा केवल भारत में है। सत्ता और पैसा दुनिया के अन्य सभ्य समाजों में भी है, लेकिन अन्य सभ्य समाजों को यह लगता है कि सत्ता और पैसा क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए दोनों के बीच में घालमेल नहीं करना चाहिए। मैं एक ही समय में अपने पिताजी का बेटा भी हूँ और अपने बेटे का बाप भी हूँ, तो मैं दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करता हूँ। बाप को आप बोलता हूँ, बेटे को तुम बोलता हूँ, उल्टा नहीं बोल देता हूँ दोनों। तो होता यह है कि लोगों के अंदर स्पष्टता होती है। इसीलिए आप उदाहरण के लिए देखिए, दुनिया भर के जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका वगैरह में इलॉन मस्क सबसे अमीर आदमी है, तो वो कोई राजनीति वो नहीं करते हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग बहुत अमीर आदमी है, उद्योगपति हैं, वो कोई राजनीति नहीं करते हैं। वहां पर पूंजीवाद अलग चलता है और सत्ता अलग चलती है, मतलब सत्ता और पैसा अलग अलग चलता है। तो सत्ता और पैसा क्योंकि अलग अलग चलता है, इसीलिए अगर एक मार्क जुकरबर्ग नाम का आदमी 1990 में अपना $1000 लेके अपने कार के गैराज में कोई चीज खोलता है, तो वहां का सिस्टम, वहां की व्यवस्था उसके $1000 को भी महत्व देती है और उसकी पूंजी की क्योंकि रक्षा करती है। इसीलिए धीरे धीरे आज वो बहुत बड़ी दुनिया की जानी मानी कंपनी बन जाती है, फेसबुक नाम की। भारत में थोड़ा सा घालमेल ये हो गया है कि भारत में सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल क्योंकि बहुत घालमेल चलता है, इसीलिए भारत ने पूंजीवाद नहीं अपनाया है, पूंजीपतिवाद अपनाया है। उसका उदाहरण यह है कि भारत में अगर कोई एक आदमी 5,000 रुपए लेके सड़क के किनारे कोई ठेला लगाता है, तो कोई भी पुलिस वाला आके उसको उठा के फेंक देता है, मतलब उसका 5,000 रुपए 1 मिनट में पानी पानी हो जाता है। तो पूंजी की रक्षा नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पूंजीपतियों की रक्षा, वो चाहे विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो, पूंजीपति ऐसे हैं कि लोग इस देश से पैसा ले लेके आप भाग भी सकते हैं। सरकारें हर साल लाखों करोड़ रुपए पूंजीपतियों को दिया हुआ कर्जा माफ भी कर देती है। और आपके हमारे घर में अगर हम 3 महीने के लिए ईएमआई नहीं भरे तो पड़ोस वाला बैंक वाला घर पर आ जाता है कुर्की की जब्ती करने के लिए। तो पूंजीवाद और पूंजीपतिवाद में जो अंतर है, तो भाजपा ने इस चीज को, इस मॉडल को बहुत अच्छे से अपना लिया है। उसने एक पूंजीपतिवाद का मॉडल बना लिया है और वो पूंजीपतिवाद के मॉडल के तहत वो अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को, थोड़े मित्रों को, जो उनके साथ उनकी इकोसिस्टम का अंग है, उस इकोसिस्टम के अंग को ही हर चीज देती है। भाजपा का सीधा सीधा नारा है, आप इस देश में किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल को पूछिए कि भैया तुम चुनाव लड़ रहे हो, अगर तुम सरकार बना लोगे तो क्या करोगे, तो सब लोग एक ही बात कहेंगे कि हम लोगों की सेवा करेंगे। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम क्या कहते हैं इस देश में सामाजिक न्याय लाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम मुफ्त बिजली देंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम महिलाओं को क्या कहते हैं बस में सुविधा देंगे, कुछ लोग कहेंगे शिक्षा देंगे, कुछ लोग कहेंगे स्वास्थ्य देंगे।
अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कहेंगे, लेकिन सब लोग यही कहेगा कि हम सत्ता आएगी तो लोगों को सेवा देंगे। लेकिन आप किसी भी भाजपा वाले से पूछिए, प्रधान जी से लेके उनके पन्ना प्रमुख तक, कि सत्ता आएगा तो क्या करोगे, तो सबसे पहले वो कहेंगे कि फलाने को टाइट करेंगे, ढिमकाने को टाइट करेंगे। मतलब भाजपा के अनुसार सत्ता का मतलब है अपनों का दूसरों को सजा देना है और अपनों को मजा लेना है। सीधा भाजपा के अनुसार सत्ता का मतलब दूसरों को सजा और अपनों को मजा। तो दूसरों को सजा तभी दे सकते हैं कि जब आप बहुत सारे लोगों को अपने से अलग माने, वो चाहे किसी के जात के नाम पर मानिए, किसी को किसी नाम पर मानिए। आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई है कि एसआईआर के नाम पर इस देश के अपने ही नागरिकों को, करोड़ों नागरिकों को कह रहे हैं कि पहले तुम कागज दिखाओ, नहीं तो तुम हो ये नहीं मानेंगे। और उल्टा कर्नाटक में कल के कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उन्होंने आरएसएस को पूछा कि आप थोड़ा अपना कागज दिखाइए, तो कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। मतलब हम कागज दूसरों से तो मांगेंगे लेकिन खुद हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो ये जो एक अजीब पाखंड भाजपा जी रही है, उसके चलते हो ये गया है कि वो अपने और पराये का बहुत जल्दी भिन्नता कर लेती है। इस देश में ज्यादातर आप देखिए सरकारें जो होती है, राजनीतिक दल होते हैं, वो चुनाव से पहले भले अपने वोटरों को रिझाने के लिए अलग अलग चीजें करते हैं। विरोधी पक्ष के साथ जो जिसके साथ उनका चुनाव में टकराव होता है, उनके साथ एक क्या कहते हैं, गर्मा गर्मी बहस होती है। लेकिन एक बार जब पावर में आ जाता है कोई भी, तब फिर वो पार्टी की सरकार नहीं रहती, वो मानती है कि हम सब लोगों की सरकार है। इसीलिए वो कोई कानून बनाती है। महिलाओं को अगर कर्नाटक में महिलाओं को अगर बस में मुफ्त है, तो ये नहीं कहते हैं कांग्रेस की सरकार की, कांग्रेस को जिसने वोट दिया है उसी के लिए मुफ्त है, वो सबके लिए मुफ्त कर देती है, किसी के लिए अलग नहीं करती है। तो दुनिया भारत भर में मतलब अन्य राजनीतिक दलों के साथ ऐसा होता है। भाजपा के साथ ऐसा होता है कि वो केवल अपनों के लिए कुछ अलग कानून बनाती है और गैरों के लिए अलग कानून बनाती है। इसमें क्या होता है, वो गैरों को सजा देती है और अपनों के लिए मजा का सिस्टम रखती है। वो कहती तो है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं, और उन्हीं के एक मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं एप्स्टीन की हवेली में गया था तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे लोग उनके मंत्रिमंडल में रह सकते हैं, एप्स्टीन की हवेली में भी रह, क्योंकि वो अपना है, इसीलिए उसके 100 खून माफ हैं। लेकिन आप अगर पराए हैं तो आपके लिए 10 तरह के कंडीशन है। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था के अंतर्गत आप जो कह रहे हैं कि अडानी नाम की जो कंपनी है, उसको भाजपा शासित राज्यों के जितने ज्यादा क्या कहते हैं कोयला खदान के ठेके हैं वो मिले हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आज से 2-3 साल पहले कॉप समिट एक होता है, जो दुनिया भर का जो पर्यावरण का समिट होता है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और ग्लासगो में इंग्लैंड में कहते हैं कि 2030 तक हम 50 मिलियन क्या कहते हैं टन कार्बन का उत्सर्जन कम कर देंगे। ये अपनी तरफ से हम कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले देश हम बनने वाले हैं, ये आप दावा करते हैं। और दुनिया को पता है कि कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कोयला होता है। हाँ, कोयला होता है, इसीलिए कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है। तो आपको कोयला की कमी करेंगे तभी आप कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। इसीलिए आप दुनिया भर में देखिए, इलॉन मस्क अपना टेस्ला की कार बनाते हैं, वो बिजली की कार हो रही है। हर जगह लोग बिजली पर जा रहे हैं, लेकिन आप जा रहे हैं कोयले के ऊपर। कोयला ऐसी चीज है कि मान लीजिए आप, शायद मेरे ख्याल से आत्मजीत जी दिल्ली में रहते हैं, आज से 10 साल पहले दिल्ली को बिजली देने वाले जितने भी संयंत्र होते थे, वो संयंत्र होते थे कोयले के। आज की तारीख में आपने वो सारे कोयले के संयंत्र निकाल दिए हैं, उसको गैस या दूसरे के ऊपर ले आए। क्यों? क्योंकि कोयले के संयंत्र से धुआं बहुत उठता है, वहां से पोल्यूशन उठता है। पहले से ही दिल्ली में पोल्यूशन है, ऊपर से अंदर ही अंदर आप कोयले का क्या कहते हैं बिजली का संयंत्र लगाएंगे तो और ज्यादा कोयला होगा। तो आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं दुनिया कोयले से हट रही है, ऐसे समय में आप अपने देश में कोयला बढ़ा रहे हैं, उसमें भी वो ठेका उनको दे रहे हैं जिनके साथ आपकी सांठगांठ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाजपा के लिए जो भारत में या राज्यों में उनकी सरकार है, उनका एक ही मानना है कि सरकार अगर मेरी है तो जो जो गैर हैं उनको मुझे सजा देना है, और जो जो अपने हैं उनके लिए मजा देना है। तो ये मजा देने वाली बात आप कर रहे हैं, यही तो दिखा रहा है। जी जी, मैं इनफैक्ट किस तरीके से टेलर मेड किए जाते हैं टेंडर्स, उस पर जरा गौर डालना चाहता हूं। MSEDCL Maharashtra in its additional submission dated 28 June 2024 stated justification for not approaching the commission before initiating bidding process को इस तरीके से टेलर मेड किया गया कि उसमें जो थर्मल पावर और सोलर पावर दोनों प्रोवाइड कर सकता है वही एकमात्र जो है उसमें टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक तो फ्लोटिंग ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में ये शर्त रख दी गई 13 मार्च 2024 में, जिसमें 1600 मेगावाट थर्मल पावर और 5000 मेगावाट सोलर पावर, ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। द सेम वाज डन टू अवॉइड लॉस ऑफ टाइम। उन्होंने रीजन दिया फॉर द फोर्थ कमिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 16th मार्च, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन थे।
The release of documents prior to the implementation of the Model Code of Conduct helped MSEDCL in concurrently running the process in the interim and complete other activities relating to the process involved conduct of pre-bid meetings. The bid submissions date was proposed to be kept only after the approval of tender documents by the Commission and also incorporate any director's signature suggestions to the Commission if any prior and due date. उसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं. मिनिमम बिड कैपेसिटी मेगावाट 2500 मेगावाट कैपेसिटी, मतलब 2 या 3 लोग ही उसको अप्लाई कर सकते हैं. फेज वाइज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 24 to 48 months. उसमें डेवलपमेंट ऑफ सच अ लार्ज कैपेसिटी बाय अ सिंगल पार्टी इमेंसली इंक्रीजेस द डेवलपमेंट एंड डिले रिस्क एंड फर्दर डिस्करेजेस पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव टैरिफ डिस्कवरी. तो इस तरीके से 33,700 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट दिया गया, ये बिहार का प्रोजेक्ट. उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो हाईलाइट की गई. The further submits that pursuant to the decision of the state cabinets in its meeting held on 5th August 2025, ये मैं आपको बता रहा हूं 2025 की बात, it was decided to permit leasing of the land located at village Pirpanti, district Bhagalpur, Bihar to the L1 bidder at a nominal lease rate of ₹1 per year for 33 year of duration of the power supply agreement. साहब आप बताइए, पावर प्रोडक्शन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट में ₹1 लीज पर जमीन दी जा रही है और उसी एग्रीमेंट में आप ₹6.75 पर किलोवाट आवर, जिसमें फिक्स चार्ज ₹4.165 पर किलोवाट आवर और फ्यूल चार्ज ऑफ ₹1.910 पर किलोवाट आवर. मतलब कि अगर तेल महंगा होगा तो उसके फ्यूल सरचार्ज, आपको पता है कि मुझे महाराष्ट्र का नहीं पता पर मैं आपको हरियाणा का बता देता हूं. हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी फ्यूल सरचार्ज लगना शुरू हो गया है बिजली के बिलों पे 2 महीने से, और दिल्ली में भी ऑलरेडी जो BSPL और BYPL यानी कि जो BSES है और BSYL है, यमुना लिमिटेड, वो ऑलरेडी PPAC चार्जेस अपने 11%, जो यमुना BSL है, BESL है, उसका PPAC चार्जेस 11.47% से 17.5% कर दिए जा गए. 6% का PPAC चार्जेस इंक्रीज हुआ है. यानी कि फिक्स चार्जेस अब उपभोक्ताओं को देने पड़ेंगे, चाहे क्रूड ऑयल $85 पे हो जाए, 80 पे हो जाए, 60 पे हो जाए, जो चार्जेस लग गए सो लग गए. तो एक तरीके से जो वित्त पोषण इन बिजली बनाने वाली कंपनियों का किया जा रहा है, और विपक्षी राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल में वो बोली से पीछे हट गए. अब तो पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार आ गई, फिर से टेंडर प्रोसेस आ जाएगा. तो एक तरीके से असम में तो सरकार ने फंड से अडानी के एक्स्ट्रा पावर को खरीदने का वादा किया. बिहार में मैंने आपको बताया 1,000 एकड़ की जमीन सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष दी गई. मध्य प्रदेश में ग्रीन इशू ऑप्शन का खेल खेला गया. इन मामलों में आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? बिजली बिल बढ़ेंगे, ऊर्जा सुरक्षा क्या होगी, और किसानों की तो बहुत बुरी हालत है. स्मार्ट मीटर्स के जरिए ये जो लूट मचा रखी है उपभोक्ताओं की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपने सिलसिलेवार इस फिल्म का क्लाइमैक्स आज कहाँ गया है वो बता दिया है. और इस क्लाइमैक्स में एक चीज आप भूल गए बताना कि एक तरफ भाजपा पूरे भारत में प्रचार करती है कि इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत आ गए हैं. दूसरी तरफ आप ये भूल गए बताना कि अडानी ने झारखंड में एक प्लांट लगाया है जिसका पूरा बिजली ये लोग बेचते हैं सिर्फ बांग्लादेश को. वो भी एक सच बात है जो कि हम भूल गए हैं. अभी 2-4 महीना पहले असम में असम सरकार ने किसी हाईकोर्ट में कहा कि अडानी को हम 3,000 एकड़ जमीन दी है. तो हाईकोर्ट ने पूछा कि आप अडानी को जमीन दे रहे हैं या पूरा का पूरा जिला दे रहे हैं? हाईकोर्ट ने पूछा है. तो मतलब ये बिल्कुल लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपने पूछा कि क्या ये बिजली महंगी होगी. देखिए, सीधी सी बात है सर, इस देश में नहीं, दुनिया में अगर कोई भी आदमी पैदा हुआ है, कहीं पर भी दुनिया में रहता है, वो आप भारत में रहिए, नॉर्थ कोरिया में रहिए, आप अमेरिका में रहिए, या उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कहीं पर भी रहिए, आपको सांस चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए. इसका मतलब आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है आपको. और ये चीजें इतनी मूलभूत है कि आपको ये सभी लोगों को सार्वत्रिक रूप से यूनिवर्सली प्रोवाइड करना पड़ेगा. इसमें सांस के लिए कहो कि पैसा दो, पानी के लिए कहो कि पैसा दो, रोटी के लिए कहो कि पैसा दो, क्योंकि ये जीने के लिए इन चीजों की मूलभूत जरूरत होती है.
हम अपने घर में जानवरों को भी पाल के रखते हैं, कुत्ता बिल्ली को, तो उसको भी खाना हम खिलाते हैं, वापस उससे पैसा नहीं लेते हैं कि हम तुमको खाना खिलाते हैं भैया, कुत्ता महाराज मुझे पैसा, टॉमी दे दो पैसा। तो कुछ चीजें जो हम अपने जानवरों के साथ नहीं करते, अपने घर के पालतू जानवरों के साथ, इस देश की सरकार अगर इस देश के नागरिकों के साथ करेगी तो कितनी बड़ी वो विसंगति है, ये आप सोचिए कि ये जो बिजली है, ये आपको इस देश के हर नागरिक को मूलभूत बिजली आपको मुफ्त देनी चाहिए, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके घर में अगर बिजली नहीं रहेगी, उसके घर में गैस नहीं रहेगा, तो जिएगा कैसे? तो इतनी चीजों के लिए तो आपने जो कहा कि आपने ये बताया, बहुत अच्छे से बताया, लेकिन ये फिल्म का क्लाइमैक्स है, इस फिल्म का शुरुआत कहाँ होती है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स को देख के कभी कभी उसके संदर्भ हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि संदर्भ पता नहीं लगता, इसलिए क्लाइमैक्स बड़ा मजेदार तो लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स हमारी पूरी समझ में नहीं आता कि ये क्लाइमैक्स पहुंचा कैसे। मैं उसको बहुत संक्षेप में बोल देता हूँ। बीजेपी बनी थी 1980 में, और 1980 में ही 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उसमें उनको 100 एमएलए तीनों राज्य में मिला के आ गए, मतलब अचानक उनका ग्राफ ऊपर बढ़ा, पार्टी बन के। अच्छा, जिस देश में पार्टी बनाना बड़ा आसान है, 100 लोग मिलके चुनाव आयोग में जाते हैं और पार्टी बना सकते हैं। इस देश में 2000 पार्टियां आज की तारीख में है, तो कोई ये नहीं समझे कि पार्टी बनाना बहुत मुश्किल है। 100 लोग मिले और चुनाव आयोग में जाए, एक पार्टी बन जाती है। वैसी 2000 पार्टियां हैं। पार्टी बनना और पार्टी चलाना दोनों में बहुत अंतर होता है। चलाने वाली पार्टियों का नाम देखेंगे तो हाथ पर आप 25 पार्टियों का नाम आप गिन सकते हैं। तो पार्टी 100 लोगों ने मिलकर बना ली, बीजेपी के लोगों ने 1980 में। उसके बाद चुनाव भी लड़ लिया, और चुनाव लड़ लिया तो अचानक इन्होंने देखा, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में हमने तमिलनाडु में देखा, टीवी के नाम की पार्टी, किसी को उम्मीद नहीं थी, अचानक बहुत सारी सीट आ गई। 10 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई थी, अचानक बहुत सारी सीट आ गई। इस तरह से हो जाता है, चुनाव लड़ते हैं तो कई बार नई नई पार्टी आ जाती है। तो अचानक भाजपा को लगा कि हम 3 राज्यों में मतलब 100 एमएलए आ गए हैं, तो हमारा ग्राफ ऊपर उठ गया। लेकिन अचानक होता क्या है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में उसी बीजेपी को कुल मिला के 543 में केवल 2 एमपी आते हैं, तो अचानक उनका ग्राफ गिर जाता है, मतलब उठा था 4 साल में फिर गिर गया। और फिर 1989 का चुनाव होता है, उस बार फिर इनका ग्राफ ऊपर उठ जाता है, फिर इनको 85 सीट आ जाती है एमपी की। तो बीजेपी के समझदार लोगों ने, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये ग्राफ तो हमारा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, इसको हम ग्राफ को स्टेबल कैसे करें, कहीं ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां से कि हम धीरे धीरे ऊपर ही उठे, रोज ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं है। तो और भाजपा समझ गई तब जाके कि आपको कोई ना कोई अपने मतलब लोगों को प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए आपको एक लोक लुभावन विचार का नारा देना पड़ेगा, और प्रचार और विचार को जिंदा रखने के लिए आपको भंडार की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए क्या करती है भाजपा, 1991 में सबसे पहली बार अपना प्रचार का विंग खोलती है। आपको आश्चर्य होगा, भाजपा का सबसे बड़ा पहला प्रचार का विंग ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम की संस्था अमेरिका में खुलती है 1991 में। ध्यान में रखिएगा, अभी तक राम मंदिर का आंदोलन नहीं हुआ है। सबसे मतलब विचार का आंदोलन बाद में हुआ, सबसे पहले प्रचार का सिस्टम उन्होंने अमेरिका में डाल लिया, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम का, 1991 में। एक साल के बाद 1992 में उन्होंने विचार और एक नारा दे दिया, जो कि जय श्री राम का नारा था। उससे जो होना था हमने देख लिया। और उसके 3 साल बाद जब ये नारा मतलब पहले उनका प्रचार तंत्र लग गया, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी अमेरिका में, उसके बाद उनका एक विचार और नारा जय श्री राम का लोगों के बीच में लोक लुभावन फैल गया। तो 1995 में पहली बार, जिसका आप आज नाम ले रहे हैं, आज जिस क्लाइमैक्स में अदानी का नाम ले रहे हैं, अदानी को सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट 1995 में गुजरात सरकार में, केशुभाई पटेल सरकार में मिलता है, अदानी का मुंद्रा पोर्ट नाम का। उससे पहले अदानी को कोई जानता नहीं था, तो सबसे पहले उनको। इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपना एक सिस्टम सेट कर लिया, विचार, प्रचार और भंडार, ये तीनों सिस्टम उनका 1995 में सेट हो गया था। और उसका नतीजा आप देखते हैं कि 1 साल बाद 1996 में पहली बार भारत में भाजपा की सरकार बनती है, वाजपेयी जी की, और वो केवल 13 दिन के लिए चलती है, लेकिन वो पहली बार बनती है। इसका मतलब उन्होंने वो सिस्टम को 1991 से 1995 के बीच में 3 साल में उन्होंने अपना पूरा सिस्टम समझा, और ऐसा एक सिस्टम डाल दिया जो कि बाहर चुनाव आप हारिए जीतिए, सरकार में आइए नहीं आइए, लेकिन अब आपका ग्राफ जो है वो नीचे गिरना कम हो जाएगा। अब आपका ग्राफ धीरे 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 ऊपर ही बढ़ेगा। तो 1996 में पहली बार सरकार बनती है 13 दिन की, 1998 में फिर सरकार बनती है, इस बार 13 महीने की, और 1999 में सरकार बन जाती है 5 साल की। और उसके बाद जो हमने देखा कि 2014 में जो सरकार बनी है, उसको इनका तो भाजपा का दावा है कि ये तो हमेशा के लिए आ गए हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक रूप से किस तरह से वो बिल्ड करते हैं,
ये आपने देखा कि भाजपा क्योंकि संगठन प्रधान इकाई है, वो जानती है कि सबसे पहले उसके पास प्रचार का बहुत ताकतवर माध्यम होना चाहिए, और वो जो प्रचार का माध्यम होना चाहिए वो दूर होना चाहिए, क्योंकि जो भोंपू है ना वो आपके कान में आके नहीं बजता है, भोंपू दूर से बजता है और आवाज यहाँ आती है। तो इन्होंने प्रचार का जो अपना सिस्टम रखा वो भारत में नहीं रखा। आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि भाजपा का जो आईटी सेल है वो भारत में काम करता है। ये आईटी सेल काम करता है अमेरिका से, वो 1991 में पड़ा हुआ है, 1991 से बन के वहां बैठा हुआ है। आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से बैठे बैठे उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये इतना सिस्टम पहले उन्होंने प्रचार का सिस्टम बनाया, जब उनके पास भोंपू और माइक आ गया तब सोचे कि माइक में ऐसी कौन सी बात बोलूं जो कि लोक लुभावन हो जाए और सारे लोग उसमें उसके जाल में फंस जाएं। तो जिस तरह से रावण ने सीता जी का हरण करते समय अपने असली रूप में वो नहीं आया था, वो राक्षस के रूप में 10 सर और 20 हाथ लेके नहीं आया था, वो साधु के वेश में आया था, राम नाम का डुगडुगी बजाते हुए आया था और उसमें सीता जी का ठग के हरण करके लेके चला गया। उसी तरह से भाजपा ने 1992 में ये जो इनका बहुत जोर जोर से इन्होंने नारा दिया है जय श्री राम का, वो नारा दिया, लोगों के बीच में लोक लुभावन हो गए। और ये दोनों को चलाने के लिए, क्योंकि आपका इतना बड़ा प्रचार तंत्र है और विचारों के साथ आपके इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये दोनों को पालपोस करने के लिए आपके पास भंडार की भी तो जरूरत है। तो इन्होंने भंडार 1995 में अडानी को बना लिया था सर। वो जो आप कह रहे हैं ना ये क्लाइमैक्स है, तो मैंने केवल आज आपने जो अभी क्लाइमैक्स बताया उसका मैंने संदर्भ बताया। बिल्कुल, अडानी पावर का कहना है कि सब कुछ कॉम्पिटिटिव बिडिंग और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हुआ है, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कह रही है कि 80 से 95 गीगावाट नए थर्मल पावर टारगेट के बीच अडानी का ये ड्रीम रन भारत की ऊर्जा नीति को प्रभावित करेगा। हालांकि 25 साल तक राज्य सरकारें अडानी से महंगी बिजली खरीदने के लिए बंद जाएंगी, पहले भी बंदी हैं। आपको याद होगा कोल सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी में सारे स्वामित्व वाली और पब्लिक सेक्टर कोल फर्नेस पावर प्रोजेक्ट्स को कह दिया था कि आपको 10% कोल इंडोनेशिया का खरीदना पड़ेगा। और जो आपने बात 1998 की बताई, उसमें मैं एक बात और जोड़ दूं कि जब पावर परचेज जो पावर इक्विपमेंट्स को परचेज किया गया था, उस समय $1 बिलियन का केस डीआरआई की 2013 की सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट से वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। वो केस ये था कि जो पावर इक्विपमेंट्स हैं उनकी परचेज में धांधली हुई, चाइना से परचेज किए गए, बिलिंग उसकी दुबई में हुई, और दुबई अबू धाबी वही जगह है जहां पर गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी अपनी कंपनियां चलाते हैं। तो कहा गया कि उनको कॉस्ट को एस्केलेट किया गया। ₹4 में जो उस समय बिजली मिलनी थी ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, वो ₹12 और ₹13 में बेची गई, और $1 बिलियन का उसमें पावर इक्विपमेंट परचेज में घपला किया गया। ये वही $1 बिलियन है। उस समय डॉलर का रेट शायद 55 या 60 रुपए था, तो 60 रुपए के हिसाब से 6,000 करोड़ रुपए हो गए। उसी 6,000 करोड़ रुपए से ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है, जो ₹1 में जमीन लेता है और बदले में एफॉरेस्टेशन और दूसरी जमीन जो देता है, या तो वो समुद्र में पाई जाती है या वो जंगल होते ही नहीं। हसदेव के जंगल जिस तरीके से कट रहे हैं, और कॉम्पनसेटरी लैंड की बात ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट में भी आई है कि ये सारे जो कॉम्पनसेटरी लैंड है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते नक्शे पर, या तो समुद्र के धरातल में होते हैं या ये जंगल कभी दोबारा बसाए नहीं जाते। तो एक तरीके से हमारा जो इकोलॉजिकल नुकसान है वो इकोनॉमिक नुकसान से भी बहुत ज्यादा है, जिसकी भरपाई शायद आने वाली 4 या 5 जनरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो सिद्धार्थ जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।